रेशियो एनालिसिस क्या होती है? रेशियो एनालिसिस इज अ टूल और टेक्निक टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। मतलब किसी भी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए जिस टूल एंड टेक्निक का हम यूज करते हैं वो है रेशियो एनालिसिस। अब क्या एडवांटेजेस होंगे रेशियो एनालिसिस के? इंटरफर्म कंपैरिजन करने के लिए, इंट्राफर्म कंपैरिजन करने के लिए, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए और फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे एडवांटेजेस रेशियो एनालिसिस के। अब कितनी तरह की रेशियो होती है? टाइप्स ऑफ रेशियो में 4 तरह की रेशियो है, जिसमें से पहली रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? अगर हम किसी भी बिजनेस की लिक्विडिटी रेशियो को फाइंड आउट करते हैं तो हम ये पता करना चाहते हैं कि वो बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर सकता है कि नहीं। तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है? फाइंड आउट द कैपेसिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। यहाँ पर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का मतलब करंट लायबिलिटी से है। कितनी तरह की रेशियो आती है लिक्विडिटी रेशियो के अंदर? 3 तरह की रेशियो आती है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और किसी भी बिजनेस के अंदर करंट रेशियो होनी चाहिए 2:1, जिसे हम आइडियल रेशियो के नाम से भी जानते हैं। क्विक रेशियो का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और किसी भी बिजनेस के अंदर क्विक रेशियो होनी चाहिए 1:1। यहाँ पे क्विक एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट में से हम स्टॉक या इन्वेंट्री को माइनस करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमें क्विक एसेट मिलेगा। लास्ट है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसकी आइडियल रेशियो है 0.5:1। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स के अंदर 2 तरह की एसेट्स आती हैं, करंट एसेट आती हैं जिसमें कैश और बैंक आता है। तो ये 3 रेशियो थी लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि हम ये पता कर सकें कि कोई भी बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर सकता है कि नहीं। किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की कैपेसिटी को पता करने के लिए सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में 3 टाइप्स होती हैं, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और टोटल एसेट टू डेट रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन इक्विटी। यहाँ पर डेट निकालने के लिए लोन और डिबेंचर को ऐड करेंगे और इक्विटी निकालने के लिए कैपिटल और रिजर्व को। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट मल्टीप्लाई 100। जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं या फिर हम रेशियो में भी निकाल सकते हैं। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन डेट। डेट्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट्स की बात हो रही है। और आइडियल रेशियो की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो की आइडियल रेशियो है 0.5 रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो की आइडियल रेशियो है 50%। नेक्स्ट है एक्टिविटी रेशियो। किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी रेशियो को फाइंड आउट इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता लग सके। इसमें कितनी तरह की रेशियो आती है? सबसे पहली रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर टर्नओवर का मतलब है नेट सेल, तो यहाँ पर पहला वेरिएबल हमारा नेट सेल हो गया और डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अगर हमें नेट सेल की इंफॉर्मेशन ना दी हो तो हम COGS का भी यूज कर सकते हैं। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, टर्नओवर का मतलब नेट सेल अपॉन करंट एसेट्स, और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट सेल अपॉन फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर नेट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है? COGS में प्लस ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो नेट सेल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और सेकंड फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब यहाँ पर डेटर टर्नओवर रेशियो से है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे? टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। लास्ट है हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और एवरेज ट्रेड पेबल निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। लास्ट रेशियो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हमें किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी का पता चलता है। इसमें 3 रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100, और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला
इसमें दो रेशियो होती हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा हुआ है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो ये था हमारा रेशियो का टॉपिक। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के रूल से बनाई जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में पता लगता है कि कौन से रीजन से बिजनेस में पैसा इनफ्लो हो रहा है और कौन से रीजन से आउटफ्लो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहला डिविडेंड डिसीजन कि बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सेकंड है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब कि जो पैसा हमें इन्वेस्ट करना है वो हम किस में इन्वेस्ट करेंगे, कंपैरिजन के लिए पॉसिबल हो जाता है और कैश प्लानिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कितनी तरह की एक्टिविटी होती है, 3 तरह की एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको 2 मेथड से सॉल्व किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बाकी दोनों एक्टिविटी को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कौन कौन से इनफ्लो और आउटफ्लो हैं। ऑपरेटिंग के इनफ्लो में है कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, रॉयल्टी रिसीव, कमीशन रिसीव। तो ये 4 है हमारे इनफ्लो का पार्ट। आउटफ्लो के अंदर कैश परचेज अगर हम कोई गुड्स परचेज करेंगे, और सेकंड है कैश पेड टू क्रेडिटर अगर हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस पेड, वेजेस पेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पेड और इंश्योरेंस और इनकम टैक्स पेड। तो ये सारे रीजंस है जिससे पैसा आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो और आउटफ्लो कौन कौन से हैं, इनफ्लो में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। और आउटफ्लो के अंदर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ गुडविल। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो के अंदर इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर और लोन टेकन। और आउटफ्लो के अंदर बायबैक ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होता है तो इनफ्लो में आएगा, डिक्रीज होने पे आउटफ्लो में। और आउटफ्लो के अंदर लोन अगर हम रीपेड करेंगे तो आएगा, और डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मेट है सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम यहाँ करंट ईयर का ऐड करेंगे। और इनटर्म डिविडेंड, इनटर्म डिविडेंड जो होता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल पे मिलता है। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया है वो रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब अनपेड डिविडेंड, और इसका हम प्रीवियस ईयर का बैलेंस लेंगे। इसको टोटल करके हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट क्या है हमारा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर चेक करेंगे कि हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट है या फिर नेट लॉस। उसके बाद हमें यहाँ पर हेडिंग आएगी एप्रोप्रिएशन की हेडिंग, और एप्रोप्रिएशन के अंदर 3 चीजें आती हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसके बाद नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब वो एक्सपेंसेस जो नॉन कैश नेचर के हैं और जो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है वो हम ऐड बैक करेंगे। तो कौन कौन से हैं, गुडविल अमोर्टाइज, अगर गुडविल की वैल्यू रिड्यूस हो गई तो यहाँ आएगी। डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट ऑन शेयर और डिबेंचर। तो ये सारे थे हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसके बाद नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की हेडिंग रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें सारे आइटम्स को हम माइनस करेंगे। इसमें कौन कौन सी हेडिंग आती है, टैक्स रिफंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव। इन सभी को टोटल करने के बाद अगर हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा तो फ्लो, अगर नेगेटिव आएगा तो यूज्ड। कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेक्स्ट चेंज आएगा हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर अगर करंट एसेट प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज हो रही है तो माइनस में, अगर डिक्रीज हो रही है तो प्लस में। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने पे प्लस और डिक्रीज होने पे माइनस। फिर लेस करेंगे हम इनकम टैक्स पेड, और पे करने के बाद अगर आंसर प्लस में आएगा तो फ्लो और माइनस में आएगा तो यूज्ड। कैश फ्लो और यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है फिक्स्ड एसेट की। अगर हमें इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट दे रखी है तो हमें फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिक्स एसेट के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। जो भी डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे चार्ज होगी वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने फिक्स एसेट को बेचा है
तो उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई भी फिक्स एसेट को बेचने पे प्रॉफिट या फिर लॉस होगा तो लॉस को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट्स को डेबिट साइड। बैलेंस करने पे जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा होगा परचेज, और जो परचेज और सेल होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। बाकी सारी आइटम्स हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएंगी। लास्ट है हमारा एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट के अंदर प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट। प्रपोज डिविडेंड के दो बैलेंस है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के बैलेंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के भी दो केसेस हैं। फर्स्ट केस जिसमें हमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बैलेंस दे रखा है, तो करंट ईयर का जो बैलेंस है वो टैक्स पे मेड है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, और प्रीवियस ईयर का बैलेंस टैक्स पेड है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन टैक्स के रिगार्डिंग गिवन है तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट है, इसीलिए इसमें ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन, अगर हमें टैक्स गिवन है, टैक्स मेड गिवन है, तो हम टैक्स मेड को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर बैलेंस करने पे हमारा डेबिट साइड में जो बैलेंस बचेगा वो होगा टैक्स पेड का, और टैक्स पेड हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस होगा और टैक्स मेड हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। तो ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट की सारी एडजस्टमेंट्स। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।